आग लग के ऐश बन गई। तो ये क्या था? केमिकल चेंज। इसका ये ऐसे था, दैट इज फिजिकल चेंज। समझ आया? अब बोस ने सोनिया के साथ नया रिलेशनशिप बनाया और चौधरी को लात मार के बाहर निकाल दिया। क्या हुआ कि फिर टमाटर सड़ जाता है, सेब सड़ जाता है, संतरा सड़ जाता है, इसको बोलते हैं रेंसिडिटी। याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है इस चैप्टर का, दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। समझ आया कि नहीं आया? उसके बाद है हमारे गुलाब की शीशी पत्थर पे फोड़ दूं। क्या? वाह वाह सर, गुलाब की शीशी पत्थर पे फोड़ दूं। वाह सर वाह, गुलाब की शीशी पत्थर पे फोड़ दूं। केमिस्ट्री पढ़ने का तरीका क्या होता है? स्टेटमेंट रीड करनी है, उसको समझना है और इसको एब्जॉर्ब करना है, रट लेना है उसको। समझ आया कि नहीं है? जितना अच्छे से केमिस्ट्री में रट्टा मारोगे उतने अच्छे से केमिस्ट्री आएगी। हाय एवरीवन, रुखसाना, फरजाना, बशीर, नज़ीर, इम्तियाज, दानिश, इरम, सरदीप सिंह, पीयूष, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, सब बढ़िया। अच्छा, मुझे मुझे लगता है कि आप सब खैर आफियत से होंगे अपने घर पे, सब ठीक ठाक होगा। सर आप कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सर आज शेर नहीं सुनाओगे? मैं पक्का शेर सुनाऊंगा। मुझे आज एक छोटा बच्चा ने एक शेर सुनाया था, बड़ा फनी सा इश्क वाला टाइप वाला शेर है। मैं आपको सुना देता हूँ। क्या है? गुलाब की शीशी पत्थर पे फोड़ दूं। क्या? वाह वाह सर, गुलाब की शीशी पत्थर पे फोड़ दूं। वाह सर वाह, गुलाब की शीशी पत्थर पे फोड़ दूं। तुझ जैसी मिल जाए तो घर वालों को छोड़ दूं। ये मजाकिया शेर था, इसको इतना सीरियस नहीं लेना। मैं ये शेर वगैरह इसलिए बोलता हूं ताकि आप मोटिवेटेड रहें, थोड़ा सा मजाक वगैरह चलता रहे और आपका पढ़ाई में मन लगा रहे। बात समझ आई कि नहीं आई? अभी तक हमने क्या कर दिया है? अभी तक हमने 4 फिजिक्स की वीडियोस अपलोड कर दी हैं, वन शॉट, जिसमें मैंने आपको पूरा टेक्स्ट बुक आपको डिलीवर कर दी है। जितना सिलेबस में था उतना मैंने आपको अच्छे से डिलीवर कर दिया है। मतलब हमारा फिजिक्स आज खत्म हो चुका है और अभी हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा केमिस्ट्री है। सर हमें बहुत अच्छे से समझ आ रहा है कि आप क्या बोलना चाह रहे हो। और एक चीज याद रखना, ये हमारा 5वां वन शॉट है, बट केमिस्ट्री वाला कौन सा वन शॉट है? फर्स्ट वन शॉट है। बहुत अच्छे सर। सर आराम आराम से बोलना ताकि हमें चीजों को समझ आए। हाँ बच्चा पक्का, मैं आराम आराम से स्लोली ही आपको चीजों को समझाऊंगा। ये केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है और केमिस्ट्री एक डेड सब्जेक्ट है। डेड सब्जेक्ट का मतलब ये है कि केमिस्ट्री इतने अच्छे से ग्रिप में नहीं आती या इतनी जल्दी समझ नहीं आती। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें याद करने वाली होती हैं। सर एग्जैक्टली जो आप बोल रहे हो सही बोल रहे हो। हाँ बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूं कि केमिस्ट्री में चीजें याद करनी पड़ती हैं। ऐसे केमिस्ट्री आने वाला सब्जेक्ट नहीं है। वेरी गुड सर। आज क्या लाए हो? आज मैं वन शॉट लाया हूं। 5th वीडियो है साइंस के सीरीज की, केमिस्ट्री की फर्स्ट वीडियो है, केमिकल रिएक्शन। ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन इज हियर, 10th जेके बोस। ये आ गई हमारी केमिस्ट्री और इधर मैं लिख दूंगा कि फर्स्ट वीडियो है केमिस्ट्री की। ये हमारा वो अच्छे वाला, ये वाला आ गया जी थंबनेल। और उसके बाद क्या है? उसके बाद है ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने इस चैप्टर में डिस्कस करने हैं। बशीर साहब अटेंटिव हो जाओ क्योंकि केमिस्ट्री मुश्किल सब्जेक्ट है। आंख कान सब खुले रखने हैं, ठीक है? आंखों से देखना है और कानों से सुनना है। बात समझ आई कि नहीं आई? अच्छा सर, अच्छा चलो चलते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, बट इस केमिकल रिएक्शन से पहले मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूं, उसको अच्छे से समझना। एक होता है फिजिकल चेंज। एक क्या होता है? फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है? द the change in which only, yeah, the change in which no new product is formed, कि वो चेंज जिसमें कोई भी नई चीज नहीं बदलती। बशीर साहब फिजिकल चेंज क्या होता है? खड़े हो जाओ जरा, खड़े हो जाओ बशीर साहब।
मुझे ये बताओ फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें कोई भी नई चीज नहीं बनती, मतलब जो पहले था वही बाद में है। मतलब अच्छे से बोलूं कि ये आइस है, आइस चेंज हो गया किसमें? वाटर में। पहले भी आइस बर्फ की फॉर्म में था, अब भी पानी की शक्ल में ही पानी है। पहले सॉलिड के फॉर्म में था, अब लिक्विड के फॉर्म में, बट पहले भी H2O था और अब भी H2O है। इसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें कोई नई चीज नहीं बनती। बशीर साहब, सर चलो ठीक है, ये फिजिकल चेंज तो आपने बहुत अच्छे से हमें बता दिया, केमिकल चेंज भी बता दो साथों साथ। केमिकल चेंज बशीर साहब समझ आ रही है ना? आनी चाहिए, आनी चाहिए। ठीक है, पेपर सर पे है, केमिस्ट्री समझ आनी चाहिए। केमिकल चेंज, केमिकल चेंज में क्या होगा? न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, कि नई चीज बनती है। जैसे लक्कड़ को आग लगा दो तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ऐश में तब्दील हो जाता है। क्या ऐश लक्कड़ होती है? ना। क्या लक्कड़ ऐश होती है? ना। क्या लक्कड़ को आग लगाने पे ऐश बनती है बशीर? यस सर, बनती है। तो ये क्या हो गया? केमिकल चेंज। वो क्या हो गया? फिजिकल चेंज। इस चैप्टर में इस फिजिकल चेंज से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना किसके साथ है? इस केमिकल चेंज के साथ। तो इस वक्त हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? केमिकल चेंज इंपॉर्टेंट है। बात समझ आई कि नहीं आई? तो इसी तरह से हम आगे चलेंगे। अच्छा, एक और एग्जांपल दे देता हूं। ये मेरे पास शीट है, इसकी शक्ल मैंने चेंज कर दी, तो ये क्या हो गया? फिजिकल चेंज। अगर मैंने इसको आग लगा दी तो ये क्या हो गया? दैट इज केमिकल चेंज। इसको आग लगा दी, आग लग के ऐश बन गई, तो ये क्या था? केमिकल चेंज। इसका ये ऐसे था, दैट इज फिजिकल चेंज। समझ आया? अब आता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन एक्चुअली केमिकल चेंज को ही रिप्रेजेंट करता है। केमिकल किसको रिप्रेजेंट करता है? केमिकल रिएक्शन किसको रिप्रेजेंट करता है? केमिकल चेंज को ही रिप्रेजेंट करता है। बहुत अच्छे सर। The process in which new substance with new properties are formed from one and other substance is called the chemical reaction. Chemical reaction का मतलब क्या हो गया? वो प्रोसेस जिसकी वजह से नई चीज बन जाती है। जैसे मतलब केमिकल चेंज ही होता है। वुड क्या बन गई? ऐश बन गई। कल को आप कोई और भी चीज कर सकते हो, जैसे आपकी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होगी। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि आपने कार्बन डाइऑक्साइड उठाई, साथ में ऑक्सीजन, साथ में क्या उठाया? दैट इज वाटर उठाया, ये मिलाए और आपके पास क्या बन गया? C6H12O6 और ऑक्सीजन। बात समझ आई नहीं? पहले कुछ और था, बाद में कुछ और बन रहा है। और ये फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस, किसके प्रेजेंस में हो रही है? सनलाइट। और क्या यूज करोगे इधर? और अच्छे से यूज करो तो क्या यूज करोगे? दैट इज क्लोरोफिल। बात समझ आई कि नहीं है? तो केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करता है और पुरानी चीज नई चीज में कन्वर्ट हो जाती है। इसी को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन में क्या होगी? जो पुरानी चीज है वो नई में कन्वर्ट हो जाती है। क्या होता है बशीर साहब? केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि जो पुरानी चीज होती है वो नई में कन्वर्ट हो जाती है, और वो नई वाली जो प्रॉपर्टीज होती हैं पुरानी वाले से बिल्कुल क्या होती हैं? अलग होती हैं। सर एग्जांपल दो। एग्जांपल मैंने आपको वुड वाली दे दी, फोटोसिंथेसिस वाली एग्जांपल दे दी। ये थोड़ी डिफिकल्ट है। जैसे लोहा है ना? लोहा है, आपने देखा होगा जो सरिया होता है, बाहर पड़ा रहे तो उसको क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। वो एक केमिकल चेंज है। पहले लोहा था, अब उसको रस्ट लग गया, अब वो कोई नई चीज बनी है, कोई नई चीज बनी है। क्या चीज बनी है? दैट इज रस्ट बना है। बर्निंग ऑफ वुड बता दिया। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड अगर आप ध्यान से देखो
तो आपके पास क्या है कि जो मिल्क है, मिल्क में बैक्टीरिया उसको अपनी लैंग्वेज नहीं बोलते कि इसको फाड़ देता है, उसकी कडलिंग कर देता है, मिल्क कन्वर्ट हो जाता है कर्ड में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? कर्ड में। तो ये कर्ड एक नई चीज बनी, तो ये भी क्या है? केमिकल चेंज। और एक है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन होता है फोटोसिंथेसिस का उल्टा, कि आपने खाना खाया, ग्लूकोज लिया, साथ में ऑक्सीजन ली, कुछ एंजाइम ने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलके क्या बना दिया? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो ध्यान से देखा जाए तो ये भी एक केमिकल चेंज है। अक्सर केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज जो होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, वो कभी भी उल्टते नहीं हैं। मतलब लोहे को एक बार जंग लग गया तो वो दोबारा लोहा नहीं बन सकता। फिर मैं बोल रहा हूं, दूध एक बार फट के दही बन गया, वो दही दोबारा दूध नहीं बन सकता। एक बार जो खाना खा लिया वो ऑक्सीजन के साथ मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, वाटर बन गया और उसके साथ एनर्जी निकल गई, तो वो दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके ग्लूकोज और ऑक्सीजन नहीं बना सकते। ये रिस्पायरेशन है। मैं रिस्पायरेशन की बात कर रहा हूं, फोटोसिंथेसिस का अलग क्राइटेरिया है। बात समझ आई क्या? मैं बोल रहा हूं ये वाली चीज इसमें कन्वर्ट होगी तो तुरंत इसमें कन्वर्ट नहीं हो सकती, वो वाली चीज क्या है? बिल्कुल अलग है। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प टू डिटरमाइन वेदर द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस आर नॉट टेक प्लेस। मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको बता सकती हैं, मतलब जो आपको जज करने में मदद करेंगी कि केमिकल रिएक्शन हुई है कि नहीं है। सबसे पहले अगर केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज हुआ है तो वहां पे चेंज इन स्टेट हो जाती है। चेंज इन स्टेट का मतलब क्या हो गया? जो चीज सॉलिड में है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? गैस में कन्वर्ट हो जाती है। यहां से देख लो, ध्यान से अच्छे से समझने की कोशिश करो। जैसे यहां पे समझने की कोशिश करो, जैसे ये खाना सॉलिड फॉर्म में होता है तो स्टेट चेंज होगी तो ये क्या बन गया? गैस फॉर्म में तब्दील हो गया। चेंज इन कलर हो जाता है, मतलब इस तरफ कलर कुछ और था, इस तरफ कलर कुछ और है। अगर आप लोहे का कलर देखो और उसके ऊपर जंग का कलर देखो, जैसे लोहा थोड़ा क्या होता है? ग्रेइश कलर होता है। बात समझ आई कि नहीं है? ब्लैक, थोड़ा ब्लैक ग्रेइश कलर होता है। जैसे उसके ऊपर जंग लगता है तो उसके ऊपर ब्राउन कलर आ जाता है। और एवोल्यूशन ऑफ गैस होती है। ये देखो, ये कार्बन डाइऑक्साइड निकली है ना रिएक्शन के बाद, तो गैस भी निकलती है। चेंज इन टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर बदल जाता है। पहले अगर ठंडा टेम्परेचर था, बाद में टेम्परेचर बढ़ के गर्म हो सकता है, या पहले गर्म था बाद में हीट लॉस होने की वजह से उसका टेम्परेचर क्या हो सकता है? कम हो सकता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा है उसको मैं थोड़ा समराइज करूंगा, क्योंकि केमिस्ट्री टफ है, इसलिए मैं आपको बस इस चैप्टर में यह बताना चाहता हूं। पहले है फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में कोई नई चीज नहीं बनती, केमिकल चेंज में नई चीज बनती है, नया प्रोडक्ट बनता है, नई प्रॉपर्टीज के साथ। कैसे? जैसे लोहे को रस्ट लग जाता है, लक्कड़ बर्न होके ऐश में कन्वर्ट हो जाती है, दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है। रिस्पायरेशन मतलब जो सांस आपने, जो ऑक्सीजन आपने लिया आपके खाने के साथ मिक्स हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बन के बाहर फेंक दी, तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। क्या क्या चेंजेस हो सकती हैं? स्टेट बदल सकता है, कलर बदल सकता है, गैस निकलती है और चेंज इन टेम्परेचर होता है। होप आपको इतना समझ आया होगा। एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट। बात समझना ध्यान से। ये मेरे पास है वुड, ये मेरे पास क्या है? वुड है। वुड को आग लगाई तो क्या बन गया? ऐश। जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाएगा उसको हम बोलेंगे रिएक्टेंट। रिएक्टेंट जो शुरू शुरू में लिया, और जो राइट हैंड साइड है वो क्या बना उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलेंगे। और इसको, इसका इस सिंबल को बोलते हैं गिव्स। इसको क्या बोलते हैं? गिव्स। वही बशीर साहब बोल रहा है कि रिएक्टेंट क्या होता है? रिएक्टेंट क्या होता है? द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज नोन एज द रिएक्टेंट। द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, जो एंड में बनेगा उसको आप क्या बोलते हो? प्रोडक्ट बोलते हो। ये थोड़ा बेसिक है, इसको समझना। प्रोडक्ट एंड में बनता है, रिएक्टेंट आप शुरू शुरू में लेते हो। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को, केमिकल इक्वेशन क्या होता है आराम से समझना। इधर केमिकल इक्वेशन क्या होता है मैं आपके सामने ना ऐसे बोल रहा हूं, सुनो आराम से समझना। मैं बोल रहा हूं
कि जब कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, पानी के साथ मिलती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये हमें क्या देती है बशीर साहब? ये आपको देती है ग्लूकोज और साथ में ऑक्सीजन। क्या देती है? बोलता है इसी रिएक्शन को जब आप सिंबॉलिकली लिखते हो उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। जैसे इसको आप सिंबॉलिकली लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो? कार्बन डाइऑक्साइड एलिमेंट्स बता रहे हो, मॉलिक्यूल्स बता रहे हो, वाटर का फॉर्मूला लिख रहे हो, गिव्स लिख रहे हो, यहाँ पे सनलाइट को एच म्यू भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्लोरोफिल आपने लिखा। बन रहा क्या है? ग्लूकोज। इसका फॉर्मूला क्या है? C6H12O6, और साथ में क्या बना? ऑक्सीजन बना। बात समझे कि नहीं? तो ये जब आप सिंबॉलिकली लिख रहे हो, इसी को आप क्या बोलते हो? इसी को अगर आप अच्छे से बोलो तो इसी को आप बोलते हो दैट इज केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, आराम से सुनना। द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज सेड टू बी अ केमिकल इक्वेशन। मतलब ये पूरे पूरे नाम लिखे हैं, जब आप इसको उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में लिखते हो तो उसको आप क्या बोलते हो? केमिकल इक्वेशन बोलते हो। इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के सिंबल यूज होते हैं, जैसे कार्बन का सिंबल C यूज हुआ। केमिकल फॉर्मूले, जैसे वाटर का केमिकल फॉर्मूला H2O यूज हुआ। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद द मेंशन ऑफ देयर फिजिकल स्टेट, और इनकी फिजिकल स्टेट भी मेंशन होती है। जैसे ये गैस है, ये गैस मेंशन हो गया, ये लिक्विड है, ये मेंशन हो गया, ये सॉलिड है, ये मेंशन हो गया, और ये गैस क्या हो गया? मेंशन हो गया। अभी कुछ और चीजें भी मेंशन करनी है, वो भी बताऊंगा। द नेसेसरी कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट शुड बी रिटन ऑन द एरो बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। बोल रहा है जब आप ये रिएक्शन लिखते हो, जब आप ये रिएक्शन लिखते हो, जैसे ये केमिकल इक्वेशन आप लिख रहे हो, कैसे लिख रहे हो देखना ध्यान से। ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, नेसेसरी कंडीशन लिखनी है। जैसे क्लोरोफिल यूज हुआ है, सनलाइट यूज हुई है, कितना टेम्परेचर है, कितना प्रेशर है, ये भी इधर लिखना होता है। C6H12O6 और O2, और साथ साथ में बताना है ये सॉलिड है, ये गैस है, ये लिक्विड है, और ये भी क्या है? गैस। ऐसे पूरी रिप्रेजेंटेशन फॉर्म को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। बोलता है एग्जांपल, मैग्नीशियम इज बर्न इनटू एयर टू फॉर्म अ मैग्नीशियम ऑक्साइड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज MgO2 गिव्स MgO। क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है ये एक रिएक्शन हुई है, इसको मैं अंग्रेजी में लिख रहा हूं पहले। मैग्नीशियम burn in presence of oxygen to give magnesium oxide। अब इसको कैसे लिखेंगे? सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये मैग्नीशियम हो गया, सिंबल यूज हो गया, सॉलिड फॉर्म में है ना, प्लस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ये कौन सी फॉर्म में है? गैस फॉर्म में है, गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिख लिया। मतलब जो जो चीज है ना, उनके फॉर्मूले याद होने चाहिए। जैसे मैग्नीशियम का क्या सिंबल है, ये याद होना चाहिए, ठीक है। ऑक्सीजन का क्या सिंबल है, ये आपको याद होना चाहिए। और मैग्नीशियम ऑक्साइड को कैसे लिखते हैं, ये भी आपको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। और ये कितने टेम्परेचर और प्रेशर पे हो रहा है, ये भी लिख लो। जैसे ये तकरीबन 25 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है, कितने प्रेशर पे हो रहा है? दैट इज 1 ATM प्रेशर पे हो रहा है। कोई कैटलिस्ट यूज हुआ तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं बशीर साहब जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। मतलब जो रिएक्शन स्लो चल रही होती है उसको फास्ट कर देते हैं। मतलब बशीर साहब आप इतना बता दो कि कैटालिस्ट क्या होता है। कैटालिस्ट are the substance which increase, जो इंक्रीज करता है क्या? इंक्रीज द
रेट ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन स्लो हो रही होती है उसको फास्ट कर देता है। मतलब जो रिएक्शन 2 सेकंड में हो रही होती है उसको कुछ ऐसा कर देगा कि वो आधे सेकंड में हो जाएगी। जो रिएक्शन 100 सालों में हो रही होती है उसको कुछ ऐसा कर देगा कि वो 1 सेकंड में हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट नोट्स आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है? इंपॉर्टेंट नोट याद रखना है क्या? फिजिकल स्टेट ऑफ अ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर मेंशन टू मेक द केमिकल रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव। मतलब अभी मैंने आपको बताया ना किस तरह से के जो रिएक्टेंट हैं, प्रोडक्ट, उनकी फिजिकल स्टेट नीचे दी होनी चाहिए ताकि रिएक्शन ज्यादा इंफॉर्मेटिव मिले, आपको पता चले कि उस रिएक्शन में एक्चुअल में क्या हो रहा होता है। जैसे अगर आपको यही बोल ले ये मैग्नीशियम है प्लस ऑक्सीजन है, तो ये गिव्स क्या दे रहा है? MgO दे रहा है। तो इधर ये सॉलिड है, ये गैस है, ये सॉलिड है, तो ये चीज मेंशन करने से रिएक्शन में और इंफॉर्मेशन पैदा हो सकती है। और लेफ्ट साइड क्या होते हैं? रिएक्टेंट हो सकते हैं, और इस साइड क्या होते हैं? प्रोडक्ट होते हैं। और बीच में अगर आप ध्यान से देखो तो ये गिव्स है। यहाँ पे कैटलिस्ट बता दो, टेम्परेचर बता दो, प्रेशर बता दो। ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल वी यूज G फॉर गैस। क्या बोल रहा है? हम क्या यूज करते हैं? हम G फॉर गैस यूज करते हैं, L फॉर लिक्विड यूज करते हैं, S फॉर सॉलिड यूज करते हैं, एंड AQ फॉर एक्वस यूज करते हैं। एक्वस मतलब पानी में है। दस दिस इज गुड फॉर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन नोट्स। ये क्या होता है? ये अच्छी चीज है, ये अच्छी चीज है क्योंकि रिएक्शन हमें भर भर के फिर इंफॉर्मेशन देती है। होप बशीर साहब आपको ये चीज समझ आई होगी। मैंने आपको ना केमिकल इक्वेशन बताई है। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल इक्वेशन होता है जब कभी भी आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हो उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। इसमें आप क्या करते हो? दैट इज एलिमेंट्स के सिंबल का और मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर फार्मूलों का इस्तेमाल करते हो। G फॉर गैस, L फॉर लिक्विड, S फॉर सॉलिड, AQ फॉर एक्वस का इस्तेमाल करते हो। कैटलिस्ट कहां लिखना है, टेम्परेचर कहां लिखना है, ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। होप आपको इतना समझ आया होगा। और एक टर्म बताई है कैटलिस्ट, जो पूछी जा सकती है कि व्हाट डू यू मीन बाय कैटलिस्ट। कैटलिस्ट वो होता है जिसमें क्या है? दैट इज जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा सकता है। अब आता है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, आराम से समझना पहले चीज को। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन में आपको पहले यहां पे समझा रहा हूं बशीर साहब। क्या समझा रहा हूं? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन, जो इधर लिखा होगा हम वही लिखेंगे। ठीक है। यहां पे क्या लिखा है? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन लिखा है, तो यहां पे हम क्या करेंगे? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन मतलब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, किसी भी केमिकल चेंज की या केमिकल रिएक्शन की। बात समझ आई? बैलेंसिंग का मतलब क्या हो गया? अगर आप ध्यान दो, बिल्कुल ध्यान दो, देखो ये मेरे पास मैग्नीशियम है, ये मेरे पास ऑक्सीजन है, ये गिव्स क्या देते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब लॉजिकली देखो, लॉजिकली समझो इस चीज को कि यार यहां पे मैग्नीशियम एक है, वहां पे मैग्नीशियम एक है, यहां पे ऑक्सीजन दो है, वहां पे ऑक्सीजन क्या है? एक है। तो जितनी चीजें इस तरफ होनी चाहिए उतनी चीजें इस तरफ होनी चाहिए। बात समझ आई कि नहीं है? लॉजिक समझ आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? मैं आपको ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आप इधर देखो रिएक्टेंट वाली साइड, रिएक्टेंट वाली साइड, यहां पे आपको मैग्नीशियम मिलेंगे एक, ऑक्सीजन मिलेगा दो। बट आप जब प्रोडक्ट वाली साइड देखते हो तो वहां पे मैग्नीशियम मिलता है एक और ऑक्सीजन भी मिलता है कितना? एक। ये बात तो बहुत अच्छे से सर मुझे समझ आ गई है। अब ऐसा क्या जादू चला कि यार यहां पे मैग्नीशियम ऑक्सीजन एक हो गया, एक ऑक्सीजन कहां खाए गया? बात समझ आई? तो ऐसा कुछ चलने वाला नहीं है। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है जितने नंबर ऑफ एटम इधर होते हैं उतने नंबर ऑफ एटम इधर भी होने
चाहिए। इसको बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो करना क्या है, करना क्या है कि यहां पे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या है, बैलेंस है। किसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन यहां पे एक है, यहां पे दो है, तो आप क्या करोगे, MgO के आगे दो लिखोगे। और यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो मैग्नीशियम कितने हो गए, दो। ऑक्सीजन कितने हो गए, दो। तो यहां पे ऑक्सीजन कितने हैं, दो। मैग्नीशियम कितना है, एक। तो यहां भी इसके आगे क्या लिख दोगे, दो। तो यहां पे हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बैलेंस। आफ्टर आप कैसे लिखोगे, बाद में आप कैसे लिखोगे कि मैग्नीशियम इस साइड भी दो हैं, ऑक्सीजन इस तरफ भी दो हैं, मैग्नीशियम इस तरफ भी दो हैं, और ऑक्सीजन इस तरफ भी दो हैं। समझ आया, इसको बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। मतलब देखो, जहां पे मैग्नीशियम पहले एक था, ऑक्सीजन दो थे। मैग्नीशियम यहाँ पे एक था, ऑक्सीजन एक था। अब कमी कहां पे है, ऑक्सीजन पे। यहाँ पे दो, यहाँ पे एक है, तो दो को मैंने आगे मल्टीप्लाई किया। ये करने से ऑक्सीजन तो दो हो गए, बट मैग्नीशियम भी दो हो गए। तो आपने तुरंत इस दो को मल्टीप्लाई किसके साथ कर दिया, Mg के साथ, जिसकी वजह से पूरी रिएक्शन बशीर साहब आपकी क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। अच्छा, बैलेंसिंग क्या बताती है, बैलेंसिंग ये बताती है कि नंबर ऑफ एटम ऑन प्रोडक्ट साइड, ऑन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम ऑन प्रोडक्ट साइड। मतलब जितने एटम इस तरफ होने चाहिए, उतने एटम इस तरफ भी होने चाहिए। इतनी बात समझ आएगी। मतलब इसका क्या हुआ, इसका ये मतलब हुआ, इधर मैग्नीशियम दो, इधर मैग्नीशियम दो, इधर ऑक्सीजन दो, इधर ऑक्सीजन दो, इधर मैग्नीशियम दो, इधर इधर दो मैग्नीशियम। इधर समझना ध्यान से, इसको अच्छे से समझना, पॉइंट आउट करना, इसको आराम से समझना। क्या बोल रहा हूं, इधर मैग्नीशियम दो, इधर मैग्नीशियम दो, इधर ऑक्सीजन दो, इधर ऑक्सीजन दो, इधर दो मैग्नीशियम का मास, इधर भी दो मैग्नीशियम का मास, इधर दो ऑक्सीजन का मास, इधर भी दो ऑक्सीजन का मास। तो ये जो बैलेंसिंग है, ये बेस किस पे है कि इधर का मास इधर के मास के बराबर होना चाहिए। दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, के मास ऑफ reactant must be equal to mass of प्रोडक्ट। क्योंकि जितने रिएक्टेंट वाली साइड एटम होंगे उसका उतना मास होगा, और उतने एटम ही प्रोडक्ट वाली साइड होंगे उसका उतना मास होगा, और दोनों का मास क्या होने वाला है, बराबर होने वाला है। इतनी बात समझ आ गई। हाँ सर, बहुत अच्छे से ये वाली बात हमारे जहनों तक चली गई है कि जब आप बैलेंसिंग करोगे, रिएक्टेंट वाले एटम और प्रोडक्ट वाले एटम क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। और उसके लिए आप कोफिशिएंट ऐड करते हो, वो जो मॉलिक्यूल होता है उसके आगे ऐड करते हो। और एक चीज याद रखना, सबसे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाले एटम ही बैलेंस करना। ये मैं आपको कीवर्ड बता रहा हूं, जिसकी वजह से आपकी रिएक्शन बैलेंस करना क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। ओके सर, ठीक है। अच्छा, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन नोट आल्सो इंक्लूड द मीन टू बैलेंस द इक्वेशन बाय अ सेवरल मेथड। दे आर मतलब वो जो केमिकल इक्वेशन है उसके नंबर ऑफ एटम ऑन रिएक्टेंट साइड, नंबर ऑफ एटम ऑन प्रोडक्ट साइड क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। और इसको बैलेंस करने के बहुत सारे तरीके हैं, और एक तरीका है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास ऑन कैन आइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन, दस रिमेन कांस्टेंट। मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट क्या रहना चाहिए, बराबर रहना चाहिए बशीर साहब। So the number of element involved in product side will be same as that of the reactant side। मतलब कि जो जितने भी नंबर ऑफ एटम होंगे रिएक्टेंट साइड, वो प्रोडक्ट वाली साइड क्या रहने वाले, बराबर रहने चाहिए। यही चीज मैंने आपको अच्छे से समझाई है।
In these chemical equation, number of hydrogen atom in reactant side is 2 and that of the product side is 2. Number of oxygen in a reactant side is 2 but that of the product side is 1. To balance these chemical we have to use the heat and trial method. Now the number of atom in the reactant side, चलो मैं ये बैलेंस करके बताता हूं आपको. देखो समझना ध्यान से, वो लिखना हुआ पे ध्यान नहीं दो, आप बैलेंस करो. देखो जैसे ये है H2 प्लस O2, ये क्या है H2O, है ना. समझो, समझना ध्यान से. इधर हाइड्रोजन कितने इस तरफ 2, ऑक्सीजन कितने इस तरफ 2, हाइड्रोजन कितने इस तरफ 2, ऑक्सीजन कितने इस तरफ 1. अब प्रॉब्लम क्या है कि ऑक्सीजन कम पड़ रहे हैं. ऑक्सीजन कम कहां पड़ रहे हैं, इस तरफ ऑक्सीजन कम पड़ रहे हैं. उधर ऑक्सीजन 2 है, इधर 1 है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इधर. अब ध्यान से देखो तो ऑक्सीजन हमारे 2 हो चुके हैं बट हाइड्रोजन हमारे कितने हैं 2 2 ज़र 4. और हमेशा ये वाला कोफिशिएंट ना इसके हमेशा आगे लगाना. बात समझे कि नहीं. अब देखो, अब यहां पे ऑक्सीजन क्या है, यहां पे ऑक्सीजन क्या है, आराम से समझना. यहां पे ऑक्सीजन कितने हैं, दैट इज 2 बट हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो वहां पे कितने 4, तो 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पे हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, दैट इज 4. अब आराम से समझो, क्या जितने नंबर ऑफ एटम इस तरफ हैं उतने नंबर ऑफ एटम इस तरफ है. हाइड्रोजन इस तरफ 4 है, इधर भी 4 है, ऑक्सीजन इस तरफ 2 है और इधर भी क्या है 2 है. मतलब जितने नंबर ऑफ एटम इस तरफ हैं उतने नंबर ऑफ एटम इस तरफ भी होने चाहिए. और जितना मास इस तरफ है उतना मास इस तरफ भी होना चाहिए. कितना मास है इस तरफ, अगर आप ध्यान से देखो 4 हाइड्रोजन का मास, तो 4 1 हाइड्रोजन का मास 1 प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है, ऑक्सीजन का मास होता है, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 2 का क्या होगा 2 इंटू 16, तो ये कितना 4 1 ज़र 4, 4 और 16 कितना हो जाएगा 32. 4 प्लस 32 कितना हो जाएगा, दैट इज 4 प्लस 32 होगा, दैट इज 36 ग्राम. मतलब रिएक्टेंट वाली साइड, रिएक्टेंट का मास कितना है 36 ग्राम. इस तरफ करके देखते हैं, 4 इंटू 1 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का मास 1 है और 4 का 4, एक ऑक्सीजन का मास 16 है, तो 2 का कितना होगा 2 इंटू 16, ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 32 इज इक्वल टू 36 ग्राम. मतलब इस तरफ भी 36 ग्राम आ रहा है, इस तरफ भी 36 ग्राम आ रहा है. इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. और चैप्टर शुरू में मैंने जितने भी केमिकल रिएक्शंस आपको दी हैं क्या करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, वो आप खुद करोगे, वो आपका होमवर्क रहने वाला है. वेरी गुड सर, बहुत अच्छे. यहां पे हमें बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन अच्छे से आ गई है. ठीक है. अच्छा, अब है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. मतलब वो जो केमिकल चेंज हैं वो कितने तरह के हो सकते हैं. There are several types of chemical reaction based on the different factor. बहुत तरह की chemical reaction होती हैं depending upon different factors. Based on the chemical change, there are total 8 type of chemical reaction. कितने तरह की हैं, 8 तरह की. एक है combination reaction. combination reaction में क्या होगा कि दो चीजें ज्वाइन होंगी और एक चीज बनेगी. बात समझ गई, दो चीजें ज्वाइन हुई और एक चीज. द रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस, जो एक सिंगल सब्सटेंस देगा उसको हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन. डिकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, द रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंस डिकंपोज टू गिव 2 और मोर सब्सटेंस. एक चीज टूटेगी और दो चीजें देंगी. मतलब ये जो हमारा NaCl है ये टूट के 2 या 2 से जायद चीजें दे सकता है. ये कैल्शियम कार्बोनेट है,
टूट के कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दे सकता है। और एक चीज याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है इस चैप्टर का, दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। समझ आया कि नहीं है? उसके बाद है हमारे पास डीकंपोजिशन रिएक्शन कैन बी 3 टाइप्स। मतलब ये जो डीकंपोजिशन रिएक्शन है ये आगे 3 तरह की हो सकती है। एक थर्मल डीकंपोजिशन, हीट करने पे टूट जाए, कैल्शियम कार्बोनेट हीट करने पे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में क्या कर रही है, टूट जा रही है। क्या बशीर साहब? कैल्शियम कार्बोनेट हीट करने पे कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जा रही है। एक हो सकता है बिजली की मदद से आप किसी चीज को तोड़ो, दैट इज इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। जैसे पानी में आपने इलेक्ट्रिक रंग डाला तो ये क्या किस में टूट गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया। एक फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, व्हेन द डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मतलब AgCl को आपने सूरज की रोशनी दी तो वो Ag प्लस Cl2 में क्या कर गया, टूट गया। आगे चलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थोड़ा सा अच्छे से समझना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। द केमिकल रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट डिस्प्लेस द अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगी, वो रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। मतलब ये कॉपर को डिस्प्लेस कौन करता है, आयरन डिस्प्लेस करता है। बात समझ आई कि नहीं आई? मतलब होता क्या है, पहले कॉपर सल्फेट के साथ रिलेशनशिप में है, अब इन दोनों का रिलेशनशिप टूटा, कॉपर अलग हो गया, सल्फेट ने इस कॉपर को लात मार के बाहर कर दिया और खुद आयरन जाके सल्फेट के साथ क्या कर गया, जुड़ गया। मतलब क्या हुआ कि फिरोज ने सोनिया के साथ नया रिलेशनशिप बनाया और चौधरी को लात मार के बाहर निकाल दिया। क्या हुआ कि फिरोज ने सोनिया से नया रिलेशनशिप बनाया और चौधरी साहब को लात मार के डिस्प्लेस कर दिया। ठीक, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट एटम्स आर अ ग्रुप ऑफ एटम्स आर म्यूचुअली एक्सचेंज। मतलब क्या हो गया, ये सोडियम सल्फेट पूरा, ये बेरियम सल्फेट, अब होगा क्या कि सोडियम बेरियम की जगह चले जाएगा और बेरियम सोडियम की जगह चला जाएगा, तो यहां पे क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट और NaCl2। हर एक फॉर्मूला आप दिमाग में रखोगे। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन ये कौन सी है, दैट इज पांचवी रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट इन सॉल्युबल सब्सटेंस इज नोन एज द प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें कुछ इनसॉल्युबल, जो पानी में घुल नहीं सकता, वो चीज फॉर्म्ड हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे ये लेड नाइट्रेट है, KI के साथ मिक्स हुआ तो पोटेशियम नाइट्रेट बना और लेड आयोडाइड बना। बात समझ आई कि नहीं आई? तो ये दोनों क्या है, PPT मतलब प्रिसिपिटेट है, पानी में ये घुल नहीं सकते, या सॉल्यूशन में ये घुल नहीं सकते। सिक्स्थ में क्या है, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, द रिएक्शन in which substance gain oxygen or lose hydrogen is called oxidation reaction। वो रिएक्शन जिसमें 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 ऑक्सीजन ऐड होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, ऐड होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, ऐड होता है, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और वो रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन को आप रिमूव कर देते हो, वो भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन ही होता है। और जो ऑक्सीडेशन करवाता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो ऑक्सीडेशन करवाएगा उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, द सब्सटेंस लिख देता हूं मैं, द सब्सटेंस विच कैरी आउट ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन
करवाता है बशीर साहब, उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिडक्शन क्या होगा? द रिएक्शन इन विच सब्सटेंस गेन हाइड्रोजन और लॉस ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज द रिडक्शन। मतलब वो रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन ऐड होता है उसको बोलते हैं दैट इज रिडक्शन। या जिसमें क्या होगा? जिसमें ऑक्सीजन लूज हो जाए, जिसमें ऑक्सीजन क्या हो जाए? लूज हो जाए, उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? जैसे इस केस में ऑक्सीजन लूज हो गया तो उसको क्या बोलेंगे बशीर साहब? रिडक्शन कहेंगे। और वो सब्सटेंस जो रिडक्शन करवाता है उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलते हैं बशीर साहब? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कैसे लिखेंगे? द substance which carry out reduction, जो रिडक्शन करवाए उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूं, जैसे एग्जांपल क्या? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये आपको देखेंगे कि ये रिडक्शन करवाते हुए मिलेंगे, ठीक है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? ऑक्सीडाइजिंग या ऑक्सीडेशन करवाते हुए कौन मिलेंगे? दैट इज KMnO4। और इसका नाम मैं आपको इधर लिख रहा हूं, क्या? पोटेशियम 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 पर मैग्नाटिएटी, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन करवाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो, ऑक्सीडेशन मतलब ऐड ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन मतलब ऐड ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जो करवाए ऑक्सीडेशन उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो रिडक्शन करवाए उसको क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। होप आपको इतनी चीज क्लियर हुई होगी। अच्छा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन देखना ध्यान से, आराम से समझने की कोशिश करना। बोलता है द रिएक्शन in which one reactant get oxidized and the other reactant get reduced is called oxidation reduction reaction or redox reaction। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज हो रहा हो और एक रिड्यूस हो रहा हो, उसको आप क्या बोलोगे? दैट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिसको रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते। इन दिस रिएक्शन साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है एंड रिडक्शन भी हो रही होती है, टेक प्लेस। बात समझ आई कि नहीं है? अब मुझे ये बताओ, इधर देखो, ये जिंक है, जिंक को इधर देखो, क्या ये ऑक्सीजन लॉस कर गया ना? ये ऑक्सीजन क्या कर गया? लॉस कर गया। इधर देखना, ये मेरे पास जिंक ऑक्साइड है, ये क्या है? कार्बन गिव्स जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहां से इधर देखो, क्या ऑक्सीजन को लॉस किया? हाँ, लॉस किया। तो ये क्या है? दैट इज रिडक्शन। किसकी रिडक्शन हुई? इसकी रिडक्शन हुई है। इसकी क्या हुई है? रिडक्शन। और इसने ऑक्सीजन दिया है कार्बन को, तो ये हुआ क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब जिसकी रिडक्शन होगी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बशीर साहब, नजीर साहब। जिसकी, क्योंकि ये ऑक्सीजन दे रहा है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करवा रहा है। अब ध्यान से देखो, ये ऑक्सीजन ले रहा है वहां से, और इसकी खुद की क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। और ये उससे ऑक्सीजन छीन रहा है, उसको रिड्यूस कर रहा है। तो ये क्या हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट। अब बात समझ आई कि नहीं आई? उसी तरह से इधर देखो, मैग्नीज ऑक्साइड HCl, समझना क्या है? मैग्नीज ऑक्साइड HCl। अब हुआ क्या? ये ऑक्सीजन यहां से उतर गया, है ना? तो ऑक्सीजन यहां से उतरा यहां तक, है ना? तो यहां से ऑक्सीजन उतरा है, तो ये क्या हुआ? रिडक्शन हुआ।
अब यहां पे ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। इस केस में ऑक्सीजन उतरा तो रिडक्शन, इस केस में ऑक्सीजन ऐड हुआ तो ऑक्सीडेशन। अब ये ऑक्सीजन दे रहा है, कौन दे रहा है, ये ऑक्सीजन दे रहा है, इसलिए ये क्या हुआ, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और और ये ऑक्सीजन छीन रहा है इससे, तो ये छीन रहा है, उससे ऑक्सीजन निकलवा रहा है, तो ये क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट। होप बशीर साहब आपको इस चीज की समझ आई होगी। अभी तक जो हमने 8 केमिकल रिएक्शन के टाइप्स पढ़े हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। हर एक की आपने एक एक एग्जांपल याद रखनी है, और वो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल चेंज पे वो 8 टाइप्स थे किसके, केमिकल रिएक्शन के। और अब ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी चेंज, ठीक है, ऑन द केमिकल चेंज पे वो वाले थे, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी चेंज पे एक है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो वाली रिएक्शन होगी जिसमें हीट रिएक्शन से बाहर निकलेगी, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। हीट बाहर निकलती है प्रोडक्ट बनने, जैसे ये हीट निकल रही है बाहर, ऐसी रिएक्शन बशीर साहब जिसमें हीट बाहर निकले उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। जैसे ये मीथेन है ना, मीथेन एक गैस है, उसमें ऑक्सीजन डालो तो वो जलने लग जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्या देती है, हीट देती है। CH4 का फॉर्मूला क्या है, CH4 का मतलब होता है मीथेन। क्या मतलब होता है, मीथेन। ये चीज बिल्कुल ध्यान से अच्छे से समझ लेना, ठीक है। उसके बाद है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, द रिएक्शन इन विच विच रिक्वायर्ड द एनर्जी इन द फॉर्म्स ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक द रिएक्टेंट आर कॉल्ड द एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब वो रिएक्शन जिसमें आपको हीट चाहिए होती है बशीर साहब, ताकि आप रिएक्टेंट को तोड़ सकें। जैसे ये हीट चाहिए होती ताकि इसको तोड़ सकें, लेड नाइट्रेट को तोड़ के लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में तोड़ सके। मतलब वो रिएक्शन जिसमें हीट लगती है एंडोथर्मिक है, वो रिएक्शन जिससे हीट निकाली जाती है वो एक्सोथर्मिक है। ये दो टाइप थी ऑन द बेसिस ऑफ दी टेम्परेचर चेंज, ठीक है। अब आता है क्रूशन, जंग लगना। क्रूशन मतलब जंग, ZAN के, जंग लगना, लगना, जंग लगना, ठीक है। देखो, व्हेन अ मेटल इज एक्सप्रेस टू अ सब्सटेंस सच एज मॉइस्चर, एसिड एटसेट्रा, या मॉइस्चर का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड, या मॉइस्चर का मतलब क्या होता है, वाटर, और एसिड या ऑक्सीजन या एयर के कांटेक्ट में। व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज टू द सब्सटेंस सच एज मॉइस्चर, एसिड, ऑक्सीजन फॉर some time, a layer of hydrated oxide is formed, which weaken the metal and hence metal is said to be corroded। मतलब वो क्या बोल रहा है कि जब कभी भी मेटल को आप हवा, पानी, एसिड में रखते हो तो उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है उसके ऑक्साइड की, जो मेटल को खराब करता है, जिसको बोलते हैं क्रूजन। आपने देखा होगा क्रूजन ऑफ आयरन, नट बोल्ट है ना, नट बोल्ट नया नया कैसा लगता है, और उसके ऊपर उसके बाद जब इस पे हवा, पानी और एसिड का असर होता है तो इसके ऊपर ब्राउन कलर का क्या आ जाती है, एक ऑक्साइड की लेयर आ जाती है, जिसको आप क्या बोलते हो, क्रूशन। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग मतलब ब्राउन कलर की लेयर का आना, ये ध्यान में रखना। ब्लैक कोट ऑफ सिल्वर, आपने देखा होगा जो चांदी के बर्तन होते हैं उस पे ब्लैक कलर का कोट आता है। ग्रीन कोट ऑन द कपर, ग्रीन कोट ऑन द कपर, कपर के ऊपर ग्रीन कलर का आता है, आर द एग्जांपल ऑफ द क्रूशन। क्रूशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड पेंटिंग। किस तरह से आप क्रूशन को प्रिवेंट कर सकते हो, गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और पेंट करके, ठीक है। अच्छा, जो ये लोहा होता है ना, ये जो आयरन होता है, ये जो आयरन होता है, जब इसको ऑक्सीजन और पानी मिलता है
तो ये बना देता है ऑक्साइड, जिसको बोलते हैं आयरन ऑक्साइड, दैट इज Fe2O3 विद X मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इसको बोलते हैं रस्ट। इसको क्या बोलते हैं? रस्ट। ये होता है ब्राउन कलर का और इस प्रोसेस को बोलते हैं रस्टिंग। मेरी बात ध्यान से समझना, मैं बोल रहा हूं जब मेटल खराब होना शुरू होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वाटर एंड एसिड, उसको बोलते हैं क्रूशन। ये ब्राउन कलर का होता है, खराब होना शुरू होता है आयरन में, ब्लैक कलर सिल्वर में, और ग्रीन कलर होता है कॉपर में। और मैं बोल रहा हूं जो आयरन की स्पेशल तरह, आयरन जब खराब होना शुरू होता है तो उसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बनती है जिसको बोलते हैं रस्ट, और आयरन के क्रूशन को रस्टिंग भी कहा जाता है। वेरी गुड। अच्छा बशीर साहब, अब जो मेरे पास टॉपिक है उसका नाम क्या है? रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है कि जब खाना सड़ जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर और अ मॉइस्चर इज नोन एज द रेंसिडिटी। मतलब खाना जो सड़ जाता है, देखो केला सड़ गया, नीचे सेब टमाटर सड़ जाते हैं, ऐसे ही मेरी मम्मा ने मुझे खाना दिया, मैंने एक दिन खाना नहीं खाया, दूसरे दिन खाना नहीं खाया, तीसरे दिन खाना नहीं खाया, चौथे दिन खाना नहीं खाया, तो वो खाना क्या कर गया? सड़ गया। जिस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। रेंसिडिटी एक्चुअली होता क्या है? ये ऑक्सीडेशन होता है फैट एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज टू द एयर इज नोन एज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब क्या हुआ? रेंसिडिटी का मतलब ये हुआ कि खाना सड़ जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और वाटर। जैसे केला सड़ जाता, टमाटर सड़ जाता है, सेब सड़ जाता है, संतरा सड़ जाता है, इसको बोलते हैं रेंसिडिटी। ठीक है। इट लेड टू द बैड स्मेल। इसकी वजह से इससे बैड स्मेल निकलती है। इस खाने में से कैसे बदबूदार स्मेल, हो अब खाने का मन ही नहीं करता। टेस्ट फीका फीका हो जाता है, टेस्ट बड़ा गंदा टेस्ट आता है, दिल करता है कि उठा के सब कुछ बकवास चीजें जो इधर गंद बड़ा उठा के बाहर फेंक दे। ऐसा कभी हो जाता है ना कि कभी कभी जैसे अगर आप किसी कॉलेज में जाओगे, हॉस्टल डेज में आपने खाना मंगवाया बाहर से, 2-3 दिन नहीं खाया, तो वो वहीं पे पड़ा रहेगा तो बिल्कुल बदबू मारने लग जाएगा। इस खाने की बदबू वो जो बदबू मार रहा है वो किसकी वजह से मार रहा है? क्योंकि उसके अंदर का जो फैट और ऑयल है वो ऑक्सीडाइज हो चुका है। ठीक है। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? रेंसिडिटी कहते हैं। अच्छा, रेंसिडिटी प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं? आप एंटीऑक्सीडेंट ऐड करते हो। एंटीऑक्सीडेंट वो होते हैं जो क्या करते हैं? जो प्रिवेंट करते हैं। किसको प्रिवेंट करते हैं? ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं बशीर साहब। और क्या कर सकते हैं? कीपिंग द फूड इन एयर टाइट कंटेनर। मतलब ऐसे डब्बों में डाल के रखोगे जो एयर टाइट होंगे। एयर टाइट मतलब जिसमें हवा इंटर नहीं कर सकती। अच्छा, कभी कभी आपने देखा होगा रिप्लेसिंग एयर विद नाइट्रोजन गैस। चिप्स के पैकेट होते हैं, उसमें एक गैस भरी जाती है जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन गैस। उसमें ऑक्सीजन नहीं होता, जिसकी वजह से ऑयल और फैट की ऑक्सीडेशन नहीं होती। या रेफ्रिजरेशन कर सकते हैं। रेफ्रिजरेशन का मतलब क्या हो गया? चीजों को ठंडा कर देना, रेफ्रिजरेटर में डाल देना। होप आपको ये चैप्टर दिल से पसंद आया होगा। ठीक है। ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। इस चैप्टर की पीडीएफ फाइल कहां मिलेगी? डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। थैंक यू सो मच कि आप मुझे इतना ज्यादा प्यार दे रहे हो। इसलिए मैं रात को जाग के आपके लिए वीडियोस बना रहा हूं कि कल को मेरे बच्चे का एग्जाम होगा तो उसको कोई भी दिक्कत ना हो। जितनी भी, एक और मैं पॉइंट बोलना चाहूंगा, जितने भी रिएक्शंस मैंने बैलेंस करने के लिए दी हैं वो आप अच्छे से बैलेंस करोगे। कोई डाउट होगे कमेंट सेक्शन में पक्का पूछना है, और कमेंट सेक्शन में मेरे से बात करनी है। आपके डाउट्स क्या हैं, आपको कहां दिक्कत आती है, कौन सा टॉपिक इजी है, कौन सा टॉपिक मुश्किल लग रहा है। फिर मैं बोलूंगा आपको क्या क्या चीज बोलनी चाहिए आपको, कि आप अपना ध्यान रखना। मैं आपको अल्लाह की हिफाजत यहां पे छोड़ के जाता हूं। अल्लाह हाफिज, रब राखा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की वीडियो में। वो भी वन शॉट रहेगा, आज ही मैं डाल दूंगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह राखा, शुभ रात्रि, जय हिंद। एंड सच बोलूं, मैं आप सबसे बहुत 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 ज्यादा प्यार करता हूं। और
एक और टिप देना चाहूंगा मैं यहाँ पे। एक टिप क्या देनी है कि केमिस्ट्री पढ़ने का तरीका क्या होता है, स्टेटमेंट रीड करनी है, उसको समझना है और इसको एब्जॉर्ब करना है, रट लेना है उसको। समझ आया कि नहीं है? जितना अच्छे से केमिस्ट्री में रट्टा मारोगे उतने अच्छे से केमिस्ट्री आएगी। केमिस्ट्री पहले रट्टा मारना है ना, पहले टॉपिक पढ़ना है, समझना है और उसको रट्टा मारना है, तभी केमिस्ट्री आ सकती है। थैंक यू सो मच। बस मैं वीडियो कंप्लीट कर चुका हूं। मैं जल्दी जल्दी दूसरी कार्बोनेट्स कंपाउंड वाली वीडियो बनाता हूं और वो भी मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।